बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का 8th लेक्चर है। आज हमने डीसी मेजरमेंट को कवर आउट कर लिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसी मेजरमेंट। हम एसी करंट और एसी वोल्टेजेस को डिस्कस करेंगे कि उनको हम किस तरह से मेजर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अल्टरनेटिंग करंट मीटर्स। दिस इज चैप्टर 8 फ्रॉम द सेम बुक Electronic Measurement and Instrument by K. Lal Kishore, and it's chapter 1. So in this topic we would be covering alternating current indicating instruments. We will discuss a list of the functions which can be utilized to measure the AC current के कौन कौन से basic principles हैं जिनकी मदद से हम ये डिफ़ाइन कर सकें कि हम एसी करंट को या एसी वोल्टेज को मेजर आउट कर सकें। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ये इसकी एक सब टाइप है। फिर हम फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन को डिस्कस करेंगे कि इफ़ वी नीड टू कंपनसेट द फ्रीक्वेंसी एलिमेंट देन हाउ कैन वी कंपनसेट। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स को डिस्कस करेंगे, बट नाउ दिस वुड बी फॉर एसी। Similarly, AC voltmeter using rectifiers, true RMS responding voltmeters, AC current measurement, alternating current instruments और AC meters को डिटेल्स में देखेंगे दोबारा। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर मूवमेंट को, अच्छा इनमें से काफ़ी सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होंगी जो हम स्टार्ट में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे हम इनका सिर्फ ओवरव्यू देख रहे होंगे। जैसे अभी आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को डिस्कस करेंगे इसकी मूवमेंट को, लेकिन ये सबसे लास्ट में भी हमने इसको रखा हुआ है, वहाँ पे जाके हम इसको दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर की मूवमेंट क्यों परफॉर्म हो रही है। Okay, so now we come to our first topic, that is alternating current indicating instruments. So we need to figure out the basic principles with the help of which we can measure the AC current or AC voltage. So so far we know about the D'Arsonval deflection. So now first we will discuss that whether this deflection can be used to measure AC or not. So first we need to rule out this option that we can use D'Arsonval movement for the measurement of AC current as well. So in D'Arsonval deflection, now we are discussing its working principle. The deflecting torque TD is directly proportional to the current through the circuit I. So TD was directly proportional to the current flowing through the coil. तो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क था, बिकॉज बाकी तमाम पैरामीटर्स कांस्टेंट थे। अगर आपको याद हो तो ये जो TD था ये फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का उसके ऊपर डिपेंड करता था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल उसके ऊपर डिपेंड करता था, और करंट फ्लो थ्रू द कॉयल, इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर TD डिपेंड करता था। बिकॉज D'Arsonval मूवमेंट में हमने कहा था कि अगर हम परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉयल को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उसके केस में B कांस्टेंट हो जाता था हमारे पास। वंस द कॉयल इज़ डिसाइडेड कि हमने किस डायमीटर की यूज़ करनी है, एरिया वाज कांस्टेंट, नंबर ऑफ़ टर्न्स जब एक बार हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं उसी फेज में वो भी कांस्टेंट हो जाती हैं। सो द ओनली वेरिएबल विच कैन वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सिनेरियो इज द करंट। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट TD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इफ़ AC इनपुट इज़ गिवन, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर यही इंस्ट्रूमेंट हो लेकिन हम इसको DC की बजाय अगर AC सप्लाई करें तो क्या होगा। If AC input is given for such an instrument during the negative half cycle, a positive deflection is produced. That totally depends on the direction of B, कि एक खास डायरेक्शन में जो पॉइंटर है वो मूव करेगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन इज प्रोड्यूस। सो बेसिकली व्हाट वी हैव that if we supply AC to this circuit, the needle will move in one direction for positive half cycle and in negative direction for other half cycle. So for symmetrical AC input, the net deflection will be 0. If the frequency of AC input is high, the instrument will not be able to respond at all. Because अगर AC की frequency वाली let's suppose 50 Hz है, that means almost in 20 milliseconds it can complete its cycle. So it means half cycle जो हमारे पास है वो 10 milliseconds का है। So that means we wouldn't be able to figure out the values और हमारा pointer
डिफ्लेक्शन मोड में रहेगा, या जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाएंगे वो अपनी मीन वैल्यू से मूव नहीं कर पाएगा और मीन वैल्यू वुड बी ज़ीरो वैल्यू. So that means if we are going to measure AC with relatively high frequency with the help of the Orson-Welles moment with permanent magnet coil, then there would be no deflection in the pointer and we wouldn't be able to measure that value. Okay ji. So now we have defined that the Orson-Welles deflection cannot be used if we are going to put AC on its terminals. So now we are going to discuss then how can we measure the AC input. So by rectifying the AC input and applying the Orson-Welles meter, AC current and voltage can be measured. So if we rectify AC input, now there wouldn't be the direction change in the current. एक ही डायरेक्शन में होगा, चाहे वो फुल वेव रेक्टिफाई हम करें इसको या हाफ वेव रेक्टिफाई करें, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में करंट क्योंकि नहीं जाएगा तो इस वजह से जो मूवमेंट है वो भी एक ही डायरेक्शन में रहेगी. और इस तरह से हम एसी को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द Orson-Welles मूवमेंट. बट फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दैट एसी इनटू डीसी. दैट मीन्स वी नीड टू रेक्टिफाई द एसी इनपुट. अनदर मेथड इज टू use the heating effect of the AC to produce an indication of its magnitude. Now, the other method is that we need to flow this AC through some resistance or heating element. वहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉसेस की वजह से ये हीट प्रोड्यूस करेगा एसी, और क्योंकि जो हीट प्रोडक्शन है या पावर लॉस है वो स्क्वायर ऑफ द करंट के साथ प्रोपोर्शनल है, तो चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल हो, द इम्पैक्ट वुड बी देयर वुड बी हीट लॉस इन द सिस्टम. तो इस हीट को अगर हम मेजर कर लें तो हाउ कि वी कैन आल्सो have some indication about the magnitude of the current flowing through that network or circuit. Okay, so this is the device which is being used instead of the Orson-Welles moment or permanent magnet coil. उसकी बजाय हम इस डिवाइस इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इज यूज्ड in the frequency range of 50 Hz and also up to the lower order audio frequency range. मैक्सिमम इसकी ये रेंज है जिसमें हम इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं कि 50 Hz की या जो ऑडियोबल रेंज की फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन उसमें लोअर ऑर्डर की कि सबसे स्मॉल जो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी इसकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब होगी. अब हम डिस्कस करेंगे कि ये किस फिनोमेना पे रन करता है. बट मेकिंग मॉडिफिकेशन इन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज. इसी फिनोमेना को यूटिलाइज करके हम इससे पहले तो करंट और वोल्टेज सिर्फ मेजर कर रहे थे, उनके भी मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं. लेकिन इसी फिनोमेना को यूटिलाइज करके हम इसको वाट मीटर भी बना सकते हैं कि हम ये देखेंगे रियल पावर कितनी फ्लो हो रही है जिस सर्किट में हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं. हम इसको वार मीटर भी बना सकते हैं, हम ये देखें कि कम्प्लेक्स पावर कितनी फ्लो हो रही है. हम इसी डिवाइस को पावर फैक्टर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि वी वांट टू मेजर दी पावर फैक्टर ऑफ दी अपेरेंट पावर जो इसमें से फ्लो हो रही है उसका एंगल क्या है. सिमिलरली वी कैन मेजर दी फ्रीक्वेंसी एज वेल. तो ये वो चार चीज़ें हैं जो हमें एसी के केस में रिक्वायर्ड होती हैं. वी वांट टू मेजर द रियल पावर, वी वांट टू मेजर द रिएक्टिव पावर, वी वांट टू मेजर द पावर फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी. तो जैसे हमने डी Orson-Welles मोमेंट में ये देखा था कि अगर हम उसी मीटर को करंट के लिए यूटिलाइज़ करते थे तो हमें एक ख़ास कॉन्फ़िगरेशन में उसको यूटिलाइज़ करना पड़ता था कि हमें पैरेलल में कुछ रजिस्टर अटैच करने होते थे. अगर उसी को हम वोल्ट मीटर के लिए यूज़ करते थे तो हमें सीरीज़ में कुछ रजिस्टर ऐड करने होते थे, या अगर मैं जेनेरिक टर्म में बात करूँ तो कुछ एलिमेंट्स ऐड करने होते थे. तो इसी तरह से अगर इस मीटर को भी हम कन्वर्ट करना चाहें इनटू वन ऑफ द अबव 4 टाइप्स, तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ कंपोनेंट्स इसके पैरेलल या सीरीज़ में कनेक्ट करने पड़ेंगे. बट वी कैन कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इनटू वन ऑफ द अबव टाइप्स ऑफ मीटर्स. ओके, अब ये रन किस तरह से होता है या ये किस फिनोमेना पे ऑपरेट होता है. डी Orson-Welles मोमेंट में हमने एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया था. यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज़ करते, देयर इज़ अ कॉयल, और इस कॉयल को हम हाफ़ कर देते हैं. हाफ़ नंबर ऑफ़ टर्न्स हम इधर रहने देते हैं, हाफ़ नंबर ऑफ़ टर्न्स हम इधर रहने देते हैं.
और बीच में हम एक मूविंग कॉयल यूज़ करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पे किया था, इसके ऊपर नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं और इसी के साथ एक पॉइंटर अटैच है। इसकी जो मूवमेंट है वो फ्रीली मूवमेंट नहीं है, इसके साथ कुछ स्प्रिंग्स अटैच हैं जो इसको एक पर्टिकुलर रेंज या एंगल तक मूव होने देते हैं। तो जो करंट है वो इसमें से फ़्लो हो रहा है। अब जहाँ से पहले इस कॉइल में से फ़्लो होता है, फिर इस कॉइल में से फ़्लो होता है, फिर यहाँ से फ़्लो होगा ये जो मूविंग कॉइल है, और यहाँ से रिटर्न हो रहा है। अब वहाँ पे हमारे पास जो इफेक्ट था बी का वो था ड्यू टू दी परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे जो बी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है कि जो करंट की नेचर है, बिकॉज करंट इज चेंजिंग इन नेचर, अल्टरनेटिंग करंट है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। परमानेंट मैग्नेट हमारे पास नहीं है यहाँ पे। So in this type of a deflecting system, the permanent magnet used in D'Arsonval system to produce a magnetic field is replaced by a fixed value split into two equal halves. तो हमारे पास एक जो कॉयल थी उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दी, इक्वल पार्ट्स में, और दोनों साइड्स के ऊपर वो लगा दिए। द करंट पासिंग थ्रू दीज कॉइल्स produces the magnetic field because current is alternating and change in nature, so that will produce a magnetic field. The two coils halves are connected in series, जैसे हमने लास्ट फिगर में देखा है, with the moving coil and are fed by the current under measurement. The moving coil rotates, a pointer attached to the moving coil deflects and is balanced by counterweights. वो जो हमने स्प्रिंग्स वगैरह अटैच किए हुए हैं, इट्स रोटेशन इज कंट्रोल बाय स्प्रिंग्स, तो उसकी वजह से इसकी रोटेशन लिमिट हो जाती है। The complete assembly is surrounded by a laminated shield to protect the instrument from stray magnetic fields which may affect its operation. Damping is provided by aluminium air vanes moving in sector-shaped chambers using the same equation for the torque produced. तो यहाँ पे क्योंकि we know that this B is being produced, magnetic flux density, it is being produced due to the alternating current flowing through these coils. और परमानेंट मैग्नेट के मुकाबले में ये जो बी जहाँ पे प्रोड्यूस होगा इट वुड बी मच स्मॉलर इन वैल्यू एज कम्पेयर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच वी हैव इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट कॉइल. इट मीन्स द ओवरऑल टार्क प्रोड्यूस्ड वुड बी much smaller as compared to the torque produced in case of the D'Arsonval moment. जो उस मोमेंट में टार्क प्रोड्यूस होता था इस मोमेंट में उससे कम प्रोड्यूस होगा. खैर, सो टार्क प्रोड्यूस इज वही फार्मूला है BA/IN. B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, A is cross sectional area of the coil, I is the current flowing through the coil, and N are the number of turns in the coil. The only difference is B, where the magnetic flux density B depends on the current because it is electromagnetic. तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा B प्रोड्यूस होगा इसके अंदर. सो इट मीन्स B इज आल्सो द फंक्शन ऑफ करंट I. So we can replace this B with some constant multiplied with I. तो हम इसको भी I के साथ रिप्लेस कर देंगे. So T would be equal to, यहाँ B की बजाय हमने I लिख दिया, IA multiplied with IN. So that would be I square AN. Therefore torque produced is directly proportional to the square of the current. अब जब ये स्क्वायर ऑफ द करंट हो गया तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन हो गया, चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो या पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, टार्क एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा बिकॉज ये स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. हैंस दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर AC मेजरमेंट इन एडिशन टू DC मेजरमेंट. इट ओबेज द स्क्वायर लॉ and the deflection scale is not linear even for negative half cycle of AC as T is directly proportional to I square. A positive torque is produced. D'Arsonval मोमेंट में क्योंकि टार्क और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो लीनियर स्केल बना था. यहाँ पे क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है टार्क, तो इस वजह से स्केल भी लीनियर नहीं रहेगा. अब फ्लक्स डेंसिटी की अगर रेंजेस की बात करें, ये तो हमने डिफाइन कर लिया है कि फ्लक्स डेंसिटी इस केस में इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के केस में स्मॉलर हो गया एज़ कम्पेयर टू D'Arsonval, बिकॉज D'Arsonval में हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में हम अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ द करंट को यूटिलाइज करते हैं बी प्रोड्यूस करने के लिए. और क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड नॉर्मली स्मॉल होता है तो इस वजह से जो बी प्रोड्यूस होगा वो भी स्मॉलर होगा. So flux density is in the range of 60 to 100 Gauss. However, in D'Arsonval moment this will be 1000 to 4000 Gauss. तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है फ्लक्स डेंसिटी के अंदर.
अब इसका इम्पैक्ट क्या अपने पड़ेगा, फ्लक्स डेंसिटी के कम होने का क्या मतलब है, ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ बी इन द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इट्स सेंसिटिविटी विल बी लो। बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो होगी तो तब ये बी की एक रीज़नेबल वैल्यू बनेगी और तब हमें नीडल में डिफ्लेक्शन शो होगी। अगर स्मॉल वैल्यूज़ होंगी तो हो सकता है क्योंकि बी की भी स्मॉल वैल्यू होगी तो हमें डिफ्लेक्शन शो ही ना हो मीटर के अंदर। ओके, sensitivity will be low by connecting a series resistance electrodynamimeter can be used as voltmeter। जैसे हमने DR थर्मल के केस में देखा था कि डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने एक रेजिस्टर उसके सीरीज में अटैच किया था, तो यहाँ पे भी अगर हम रेजिस्टर सीरीज में ऐड करते हैं तो हम इससे वोल्टेज एसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। अब सेंसिटिविटी हमने कहा इसकी लो है, तो सेंसिटिविटी कितनी हमें नॉर्मली मिलती है, द सेंसिटिविटी ऑफ दिस वोल्ट मीटर जो सीरीज से हम डायनामोमीटर को यूज़ करके बना रहे हैं, इज इन द रेंज ऑफ 10 to 30 किलो ओम पर वोल्ट कंपेयर टू 20 किलो ओम पर वोल्ट ऑफ अ डी आर थर्मल मूवमेंट। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इनपुट इंक्रीजेज द रिएक्टेंस ऑफ कॉइल आल्सो इंक्रीजेज। और जब रिएक्टेंस इंक्रीज करेगी तो जो फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट है वो हाई हो जाएगा, बिकॉज जो डी आर थर्मल मूवमेंट में ये ओम है ये प्योरली आर को रिप्रेजेंट करता था, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन यहाँ पे ये जो ओम है ये इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इम्पीडेंस इज द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी वी नीड फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन, जो कि हम थोड़ी देर तक इसको डिस्कस करेंगे कि, लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं दैट वाई वी नीड दिस फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन, because if we can compensate this frequency we can totally ignore the value of inductance and reactance. Therefore the application of instrument is limited to low frequency AC inputs at 50 Hz frequency. It is quite accurate and is used as a secondary standard। तो इस फिनोमिना को 50 Hz तक हम एक्यूरेटली यूटिलाइज कर सकते हैं, और इन जनरल अगर हमारी लो फ्रीक्वेंसी की एप्लीकेशन हैं तो वहाँ पे मेजरमेंट के लिए हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। द ओनली डिसएडवांटेज इज द सेंसिटिविटी। इफ वी आर नॉट बॉदरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट देन दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड। ओके, सो वन टाइप वी हैव डिस्कस्ड टू मेजर द एसी क्वांटिटीज़, और इससे पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एसी क्वांटिटीज़ को मेजर करने का एक और तरीका भी है कि फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस एसी इनटू डीसी, और उसके बाद हम डीसी के इंस्ट्रूमेंट्स को यूटिलाइज कर सकें। तो रेक्टिफायर टाइप बेसिकली demonstrate this phenomena, this principle that we are going to rectify the AC signal. So after rectification it would be converted into DC, and now would be able to use DC components to measure the value of this quantity. So now why we need to use these rectifier type instruments? जब हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का एक इंस्ट्रूमेंट है तो why we need to convert this AC into DC and then we need to measure this DC because of the low sensitivity of that device. तो उस डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि DR थर्मल मीटर्स की सेंसिटिविटी हाई है रिलेटिवली, तो उसको ख़त्म करने के लिए we need to convert this AC into DC and then we can use DR thermal moment to measure the value. A bridge rectifier circuit with germanium or silicon diodes is used. Copper oxide and selenium rectifiers have become obsolete because they have small peak inverse voltage rating. ये जो डायोड्स हैं इनकी रेटिंग्स होती हैं पीक इन्वर्स की, कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई हो तो ये कंडक्शन नहीं करेगा, उसके बाद कंडक्शन कर देगा, दैट इज़ पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो ये क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के डायोड्स की अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर ऑक्साइड या सिल्मीनियम के जो डायोड्स हैं, तो इस वजह से वो एब्सोल्यूट हो गए हैं और हम अब जो यूटिलाइज़ करते हैं वो जर्मेनियम या सिलिकॉन के डायोड्स होते हैं। तो ये एक फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, ये एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम एसी इनपुट देंगे, यहाँ से अगर हम आउटपुट लें तो ये फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट होगी इस तरह की, हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी एक IRMS की वैल्यू होगी मेजरमेंट की, we know that is the peak divided by √2 or 0.7707 of IM, और अगर DC कंपोनेंट देखें तो वो √2 डिवाइडेड बाई पाई के इक्वल होगा, स्लाइटली लेस देन दी वैल्यू ऑफ RMS।
The bridge rectifier produces a pulsating unidirectional current through the meter movement over the complete cycle of the input voltage. अब हमने देखा है कि इनपुट वोल्टेज के सब साइकिल्स में जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो वेरी नहीं हो रही, वो या आउटपुट जो हमें मिल रही है इस रेक्टिफायर के बाद वो अपोजिट नहीं हो रही, वो हमेशा पॉजिटिव ही रह रही है. Because of the inertia of the moving coil, the meter will indicate a steady deflection proportional to the average value of the current. तो लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो यूनिडायरेक्शनल तो है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है. ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ये पीक तक जाती है, फिर ज़ीरो होती है, फिर पीक पे जाती है, फिर ज़ीरो होती है, इस तरह से चेंज हो रही है. लेकिन क्योंकि जो मूविंग कॉयल है इसका इनर्शिया हाई है, इसका रिस्पांस टाइम स्लो है, इस वजह से आफ्टर द स्पैन ऑफ फ्यू सेकेंड्स और इवन मिली सेकेंड्स तो ये अपनी पोजीशन को कांस्टेंट कर लेगा. तो वो जो वैल्यू हम मेजर कर रहे होंगे, जो सिंगल वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं, हालांकि अगर एसी को देखें तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक मूविंग वैल्यू है, लेकिन हम जो सिंगल वैल्यू मेजर कर रहे हैं दैट वुड बी दी एवरेज वैल्यू, जिसके ऊपर नीडल की डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी. AC voltages and currents are expressed in RMS value, but the DR thermal deflection is proportional to the average of DC value. और अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देखा है कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन RMS वैल्यू एंड दी एवरेज वैल्यू और DC वैल्यू, वी कैन कंपनसेट दिस डिफरेंस व्हाइल कैलिब्रेटिंग दी वेवफॉर्म. जब हम इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं तो उस टाइम हम इस चीज़ को कवर आउट कर सकते हैं. अच्छा जी, तो लास्ट स्लाइड पे जब हमने डिस्कशन की थी तो वहाँ पे हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की वजह से इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो हैं ये लिमिटेड यूज़ इनका हो जाता है. तो इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को बेटर करने के लिए वी कैन यूज़ फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन, कि हम फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन को किसी तरह से निगलेक्ट करा सकें इस नेटवर्क में. तो द इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद द कॉइल्स, वो जो कॉइल्स दो हाफ आपस में सीरीज़ में पुट हुए थे, तो अगर उनका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में अगर उनको रिप्रेजेंट करना हो तो हम उनको इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वो एक इंडक्टेंस पुट करते हैं सिस्टम में. पुट्स अ लिमिटेशन टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इनपुट दैट कैन बी मेजर्ड. तो इस इंडक्टेंस, क्योंकि दिस इंडक्टेंस इज द फिनोमिना और द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसकी रिएक्टेंस निकालना चाहूँ इस इंडक्टेंस की, that would be j omega l, and omega is 2 pi f. So it means the impedance of this network is dependent on the frequency, और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जितनी बड़ी होगी इसकी रजिस्टर या इसकी इम्पीडेंस इस मीटर की उतनी बड़ी होगी, और जितनी मीटर की इम्पीडेंस बड़ी होगी उतनी सेंसिटिविटी पुअर होगी, जिसकी वजह से इसका यूज़ लिमिट हो जाएगा. सो अगर हम इसी को यूज़ करना चाहते हैं फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, वी नीड टू कंपनसेट दी फ्रीक्वेंसी. अब वो फ्रीक्वेंसी हम कैसे कंपनसेट कर रहे हैं? द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ गिवन AC इंस्ट्रूमेंट कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग अ कैपेसिटर C एंड अ रजिस्टर R एज कंपनसेटिंग एलिमेंट. अगर हम सीरीज़ में R और C आपस में पैरेलल में करके इस नेटवर्क के सीरीज़ में लगा दें तो इट कैन बी यूटिलाइज टू कंपनसेट. हाउ इट इज़ कंपनसेटिंग? Thus a parallel combination of R and C is connected in series with the coil as shown in figure. तो अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि हम किस तरह से इसको कंपनसेट कर रहे हैं. So now let Rm is the meter resistance, L is the inductance of the coil, R is the compensating resistor and C is the compensating capacitor. So that would be equal to Rm plus j omega L, because ये सीरीज में थे, प्लस ये जो R और j omega C है ये आपस में पैरेलल में है. और अगर मैं C की इम्पीडेंस की बात करूँ, रिएक्टेंस की, तो वो होगी 1 over j omega C. सो इफ़ आई यूज़ दिस फिनोमिना कि R और C आपस में पैरेलल में है, देन एक्सप्रेशन वुड बी R over j omega C डिवाइडेड बाय R plus 1 over j omega C. अगर मैं उसको सॉल्व करूँ तो वो इस टर्म में आ जाएगा मेरे पास, R over 1 plus R j omega C R. सो दैट वुड बी इक्वल टू Rm plus j omega L प्लस ऊपर और नीचे हमने 1 minus j omega C R के साथ मल्टीप्लाई किया है ताकि नीचे हमारे पास एक रियल वैल्यू आ जाए, कम्प्लेक्स पोर्शन निकल जाए वहाँ से. नाउ आई कैन कन्वर्ट दिस Z इनटू रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स. और व्हाट वी नीड फ्रीक्वेंसी एरर एलिमिनेशन, कि हम ये चाहते हैं कि ये प्योरली रेजिस्टिव हो जाए. फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन यही होगी ना कि प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट बने. तो अगर इसको प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट बनाना है तो इसका जो J का पोर्शन है उसको 0 के इक्वल पुट होना चाहिए. तो J ओमेगा ओमेगा L माइनस
omega c r square divided by 1 plus omega square c square r square, इट शुड बी इक्वल टू 0। ये नीचे वाली जो कैलकुलेशन हैं इनके ऊपर फोकस ना करें। द जेनेरिक फार्मूला इज दिस वन, बट वी आर सेइंग दैट इफ़ ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 0 एक्चुअली, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, then we can have that omega L minus omega C R square should be equal to 0. But in general this formula will be utilized where we have the information of frequency। उस frequency को ज़ीरो करने के लिए हमें C और R की वैल्यूज़ उसी तरह से अल्टर करनी चाहिए, और ये जो L की वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी हमारे पास। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर फॉर AC कि अगर हम AC मेजर करना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर यूज़ करना चाहते हैं तो अब ये फिनोमेना किस तरह से होगा। इलेक्ट्रॉनिक AC वोल्ट मीटर्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक DC वोल्ट मीटर एक्सेप्ट दैट द सिग्नल इज रेक्टिफाइड बिफोर बीइंग एम्पलीफाइड। द ब्लॉक स्कीमेटिक इज शोन इन फिगर। तो अगर हम आगे का जो नेटवर्क है वो अगेन DC वाला यूटिलाइज़ करना चाहें, बट वी नीड टू कन्वर्ट दिस AC इनटू DC, तो हम एक रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं और रेक्टिफायर के बाद वही DC एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं और उसी तरह से रन हो रहा है सिस्टम। However, the designing a DC amplifier is more difficult and expensive because the input signal right from 0 Hz is to be amplified. The input AC signal is first amplified and then rectification and filtering are done, and a DC meter is used for deflection. Therefore, sometimes an AC amplifier is found to be more convenient. The block schematic of the AC amplifier is AC voltmeter is shown। तो AC को मेजर करने के दो मेथड हैं हमारे पास। एक तो ये है कि हम पोटेंशियल डिवाइडर के बाद फ़ौरन AC को DC में कन्वर्ट करें, रेक्टिफायर लगा दें, उसके बाद DC एम्पलीफायर लगाएं और उसके बाद मीटर हो। दूसरा ये है कि हम पहले पोटेंशियल डिवाइडर लगाएं, उसके बाद AC एम्पलीफायर लगाएं, उसके बाद रेक्टिफाई करें उसको, AC को DC में, उसके बाद कन्वर्ट करें और उसके बाद इसको मीटर के बेच दें। तो ये दोनों मेथड यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट फिगर में इनकी ब्लॉक डायग्राम्स आ रही हैं। AC वोल्ट मीटर आर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कुछ AC मीटर ऐसे होंगे जो एवरेज रीडिंग लेंगे वैल्यू की, कुछ ऐसे होंगे जो पीक वैल्यू दे रहे हैं, बिकॉज ये जो मीटर्स हैं ये सिंगल वैल्यू हमें दे रहे होंगे आउटपुट पे। अगर हमारी AC की फ्रीक्वेंसी और पीक वैल्यू सेम है तो ये सिंगल वैल्यू आउटपुट दे रहे होंगे। तो कुछ मीटर्स ऐसे होंगे जो वो सिंगल वैल्यू हमें आउटपुट पे दे रहे होंगे वो एक्चुअल में एवरेज वैल्यू होगी AC की, और कुछ मीटर्स ऐसे होंगे जो हमें सिंगल वैल्यू दे रहे हैं वो एक्चुअल में पीक वैल्यू होगी उस मीटर की, और कुछ ऐसे मीटर्स होंगे जो हमें ट्रू RMS वैल्यू भी प्रोवाइड करेंगे उस AC सिग्नल की जो हमने इनपुट पर सप्लाई किया हुआ है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड पीक रिस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर इज ओनली इन फिल्टर सर्किट्स। तो जो फिल्टर सर्किट्स हम चेंज कर रहे हैं उसी की बेस के ऊपर ये डिफाइन हो रहा है कि ये पर्टिकुलर डिवाइस एवरेज रीडिंग वोल्ट मीटर है या पीक रिस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर है। ओके जी, तो अगर इस नेटवर्क को हम देखें, यहाँ पे पहले पोटेंशियल डिवाइडर है, उसके बाद हमने रेक्टिफाई कर लिया और फिर DC को एम्पलीफाई किया और मीटर लगाया। जबकि दूसरे केस में हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर है, ये DC नहीं होगा, AC एम्पलीफायर होगा। पहले हम AC को एम्पलीफाई करेंगे, फिर रेक्टिफायर लगाएंगे और फिर मीटर होगा हमारे पास। अच्छा जी, एवरेज रीडिंग वोल्ट मीटर किस तरह से रन होगी। आ सिंप्लीफाइड डायग्राम इज शोन इन फिगर बिलो। दिस मीटर रीड्स द एवरेज वैल्यू of a positive half cycle or a negative half cycle of the input. It depends on the position of the diode। कि अगर हम एक डायोड लगा रहे हैं तो ये हाफ वेव रेक्टिफाई का केस बन रहा है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये कंडक्ट करेगा, और अगर नेगेटिव साइकिल होगा तो ये कंडक्शन नहीं करेगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा। इट मीन्स वी आर जस्ट हैविंग वन वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ दिस डायोड। अच्छा जी, इन दी above figure the diode conducts during the positive half cycle of the AC input. It provides half wave rectification of the input. The average value of the positive half cycle is developed across the resistor, इसके क्रॉस डेवलप होगी। This is applied to the DC amplifier and meter। इसके बाद हम इसको DC amplifier को दे रहे हैं और फिर ये मीटर के ऊपर आ रही है। अब ये जो वैल्यू हम रीड कर रहे हैं मीटर से, दैट इज़ दी एवरेज रीडिंग वैल्यू।
इफ़ द डायोड पोजीशन इज़ रिवर्स्ड, अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं तो अभी भी ये सेम मुझे आउटपुट देगा अगर जो एसी था वो हमारा सिमेट्रिक सिग्नल था। सिमेट्रिक से क्या मुराद है कि पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल थी तो फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आप ये कंडक्शन नेगेटिव साइकिल में करेगा और पॉजिटिव साइकिल में कोई कंडक्शन नहीं करेगा। ओके, नाउ वी विल लाइक टू डिस्कस द पीक रीडिंग वोल्टमीटर। In this circuit, since the diode D is connected as shown in figure, next diagram पे ये आएगी, next slide पे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। It gets forward biased during the positive half cycle, therefore the capacitor gets charged to the positive peak. The charge cannot leak off rapidly because of the one-way conduction of the diode. The voltage across the meter stays near the peak value of the input. The value of the resistor R is greater than the forward resistance of the diode but less than the reverse resistance. Therefore, when the diode is forward biased, it gets charged through the diode. When the diode is reverse biased, the discharge path is through the resistor R. If the position of the diode is reversed, the meter reads the negative peak value of the input. अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं और वहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे ये हमारे पास एक डायोड है। व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड तो इसका मतलब है ये पाथ हमारे पास कंप्लीट हो रहा है और ये चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की। व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस्ड तो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की इस आर के थ्रू हो रही है, लेकिन क्योंकि आर की वैल्यू बहुत बड़ी है तो डिस्चार्जिंग काफ़ी स्लो होगी। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम मेजरमेंट करें इसकी तो ये इसकी फुल चार्जिंग वैल्यू के राउंड अबाउट की मेजरमेंट आएगी हमारे पास और इसकी फुल चार्जिंग होगी इस इनपुट सिग्नल की पीक वैल्यू, इसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू तक, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड हुआ था तो तब जो पीक वैल्यू थी वो हम मेजर करें। इट मीन्स द वैल्यू विच वी आर गोइंग ऑन दिस टर्मिनल इज द पीक वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल। और अगर सिग्नल जो इनपुट सिग्नल हमने यहाँ पे सप्लाई किया, इफ दिस इज सिमेट्रिकल इन नेचर, दैट इज दैट इफ द पॉजिटिव पीक एंड द नेगेटिव पीक्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो तब तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर अनसिमेट्रिकल सिग्नल होंगे हमारे पास तो तब इस मीटर से जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं दैट ओनली कंप्राइज ऑफ पॉजिटिव पीक इंफॉर्मेशन। इसी वजह से अगर अनसिमेट्रिकल का हमारे पास केस हो तो हम उस पीक डिटेक्टर की बजाय पीक टू पीक डिटेक्टर पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, इन द पीक डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट ओनली द पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी मेजर्ड। हमने देखा है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द डायोड हम किसी एक को मेजर कर रहे थे वहाँ पे। If the input waveform is not symmetrical, अगर पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक्स आपस में इक्वल ना हों तो the positive and negative peak values will be different and unsymmetrical waveform causes turnover error in meters। तो वहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो इन केस अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल केस है तो पीक वैल्यू मेजर करने की बजाय हम पीक टू पीक वैल्यू मेजर करते हैं। दिस इज ओवरकमिंग पीक टू पीक रीडिंग वोल्टमीटर। द सर्किट डायग्राम इज शो। अब अगर इस सर्किट डायग्राम को हम देखें तो एक साइकिल के अंदर C1 चार्ज होगा, दूसरे के अंदर C2 चार्ज होगा और इस तरह से C2 के क्रॉस जो वैल्यू हमें मिलेगी वो पीक टू पीक की वैल्यू होगी। बिकॉज यहाँ पे एक साइन वेव आप बनाए पॉजिटिव साइकिल में ये कंडक्शन नहीं कर रहा होगा तो कंडक्शन ये पॉजिटिव हो चुका होगा तो C1 से करंट फ्लो होगा और C2 को चार्ज कर रहा होगा उसी तरह से। और जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो C1 चार्ज हो रहा होगा और ये पाथ क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा कहीं पे, ये अभी भी चार्ज है। नेगेटिव साइकिल में C1 भी चार्ज हो गया, फिर जब पॉजिटिव आएगा तो ये C1 भी C2 को चार्ज कर रहा होगा और पॉजिटिव साइकिल की वजह से भी वो चार्जिंग कंडीशन में आ गया है। तो इस तरह से जो एवेंचुअल वोल्टेज डेवलप होगा अक्रॉस C2 दैट वुड बी दी sum of the positive peak and the negative peak. The detection efficiency of the peak to peak detector is twice that of a peak responding meter. तो डबल है इसकी एफिशिएंसी भी। During the negative half cycle of the AC input, the diode D1 becomes forward biased। हमने अभी देखा है वहाँ पे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। C1 charges up approximately the negative peak voltage. When the voltage V1 goes positive, D1 is reverse biased and D2 becomes forward biased. The change in C1 is gradually transferred to C2 during the initial transient period, जब जैसे वो पॉजिटिव होगा।
When the circuit is in steady state operation, the output voltage is the sum of the voltage developed across C1 during the negative portion of the input V1 and the positive peak of V1 which is equal to peak input voltage. तो इन दोनों का क्योंकि सम है पॉजिटिव पीक का और नेगेटिव पीक का, तो दैट वुड बी पीक टू पीक वोल्टेज। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन हमें करना होगा दैट C1 and C2 must be large enough so that the voltage does not change appreciably across C2 during one period of the input voltage, and the voltage across C1 does not appreciably change in the process of the recharging C2. That the C1 and C2 capacitor should be large enough कि कोई चेंज इनके अंदर ना आए जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल में शिफ्ट हो या नेगेटिव हाफ साइकिल से पॉजिटिव हाफ साइकिल में शिफ्ट हो। The peak-to-peak detectors are used for non-sinusoidal waveforms or complex waveforms. These are used in communication system for modulated waves. तो अभी हमने डिस्कस किया कि जहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल टाइप की वेव फॉर्म्स होंगी वहाँ पे हम इसको प्रेफर करेंगे, बिकॉज अगर उस केस में हम पीक डिटेक्टर को प्रेफर करें तो वो एक साइकिल हाफ साइकिल की इंफॉर्मेशन तो करेक्टली हमें दे सकता है, अगले हाफ साइकिल की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी। तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग पीक टू पीक डिटेक्टर इंस्टेड ऑफ पीक डिटेक्टर। So the next topic is AC volt meter using rectifiers. So we will discuss this topic in our next lecture. Today हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।